हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी 18 यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्टडी 18 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में और प्राचीन भारत के इतिहास में संपूर्ण मगध साम्राज्य के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, जो भी मगध साम्राज्य पर 7 वंशों की स्थापना हुई थी, तो आज हम कंप्लीट उन सातों वंशों के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि मैंने हिस्ट्री पढ़ाई है, उसमें मैंने आपको कंप्लीट हर एक वंश के बारे में विस्तार से पढ़ाया है। लेकिन यहाँ पर हम कंप्लीट सातों वंशों के बारे में आज हम एक साथ पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो वन शॉट रिवीजन होगा, मतलब कि आप इस वीडियो का जो प्रयोग है वो मात्र केवल आप रिवीजन के तौर पर कर सकते हैं। तो आज हम वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। हम आज 16 महाजनपदों में जो भी मगध होता है और मगध की गद्दी पर जो भी 7 वंशों ने राज किया था, तो यहाँ पर हम सातों वंशों के बारे में कंप्लीट एकदम डीपली से और बेसिक तौर पर आज हम उन सातों वंशों के बारे में इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम बात करें अगर कि जब भी 16 महाजनपदों का उदय होता है, जब 16 महाजनपदों का उदय होता है, उसमें जो मगध होता है वो सबसे पावरफुल होता है। और इसी मगध की गद्दी पर 7 वंशों की स्थापना होती है। इसी मगध की गद्दी पर 7 वंशों का आगमन होता है। क्रमशः इसी मगध की गद्दी पर 7 वंशों ने राज किया था। अब वो कौन कौन से वंश थे, इसके बारे में हम बात करते हैं। इसकी जो ट्रिक होती है ना, सातों वंशों को याद करने की जो ट्रिक होती है, तो ट्रिक होती है हसीन मशक साथ। क्या होती है हसीन मशक साथ। इसका मतलब होता है कि यहाँ पर हा का मतलब होता है हर एक वंश, और सी का मतलब होता है शिशुनाग वंश। उसके बाद ना का मतलब होता है नंद वंश, और मा का मतलब होता है मौर्य वंश, और का मतलब होता है कर्ण वंश, और यहाँ पर सात का मतलब होता है सातवाहन वंश। तो यहाँ पर जो 7 वंशों ने क्रमशः कंप्लीट तौर पर यहाँ पर जो एक प्रकार से राज किया था, उनकी ट्रिक होती हसीन मशक साथ। मतलब हर एक वंश के बाद आएगा शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, फिर मौर्य वंश, उसके बाद कर्ण वंश, और कर्ण वंश के बाद सातवाहन वंश। तो इसके बाद हम इन सातों वंशों के बारे में हर एक वंश के बारे में बेसिक रूप से यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं हर एक वंश की कि हर एक वंश में कौन कौन से शासक हुए हैं और उनके टाइम पर कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। बात करें अगर यहाँ पर हर एक वंश की, तो हर एक वंश के जो शासक होते हैं उनको पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि इस वंश के जितने भी शासक हुए हैं उन्होंने अपने पिता की हत्या करके गद्दी को प्राप्त किया। जितने भी यहाँ पर शासक हुए हैं ना, तो उन्होंने अपने पिता को मारा है, उसके बाद उनको गद्दी प्राप्त हुई है। और यहाँ पर हम बात करें अगर कि यहाँ का जो शासक होता है बिंबिसार होता है, और अजातशत्रु होता है, उदयन होता है, और नगदशक होता है। और यहाँ पर बिंबिसार की बात करें तो बिंबिसार में यहाँ पर महत्वपूर्ण बातों की बात करें, बिंबिसार ने अपने राज्यकाल के दौरान पर कौन कौन सी घटनाओं को यहाँ पर अंजाम दिया था, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो यह हर एक वंश का संस्थापक होता है, और इसने अपनी राजधानी राजगृह को बनाया था। और इसकी बात करें तो इसने 52 वर्षों तक इसने शासन किया था। और जैसा कि हम जानते हैं कि बिंबिसार ने अपने हिस्ट्री का मात्र एक शासक बिंबिसार है जिसने अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए इसने विवाह की नीति को अपनाया था और मित्रता की नीति को अपनाया था। यहाँ पर बात करें कि बिंबिसार ने कितने प्रकार के विवाह किए थे, इसके बारे में हम बात करते हैं। अब किए थे कितने, तो बिंबिसार ने यहाँ पर 3 विवाह किए थे। ये जो विवाह करता है वो महाकौशला से करता है, जो कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन होती महाकौशला, उसके साथ करता है। वैशाली की चेलना के साथ करता है। और यहाँ पर मध्य देश की क्षेमा के साथ इसका विवाह होता है। इसने विवाह के माध्यम से ही अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। इसके बाद बात करते हैं इसके बारे में। इसका एक राजवैद्य जीवक होता है। क्या होता है इसका एक राजवैद्य जीवक होता है, और जीवक को इसने गौतम बुद्ध की सेवा में भेजा था। यहाँ पर भेजा था, तो जीवक को इसने गौतम बुद्ध की सेवा में भेजा था। और उसके बाद अवंती का राजा होता है। क्या होता है, तो अवंती का राजा होता है, उसका नाम होता है चंद्र प्रद्योत। क्या, तो अवंती का राजा चंद्र प्रद्योत होता है। चंद्र प्रद्योत पीलिया रोग से ग्रसित हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए इसने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। इसके बारे में यहाँ पर इतना ही केवल पढ़ना है। इसके बाद इसके बेटे के बारे में पढ़ते हैं। इसके बेटे का नाम है अजातशत्रु।
तो यहाँ पर दोस्तों हम दोस्तों बात करते हैं अब जो अजातशत्रु है उसके बारे में हम दोस्तों बात करते हैं। तो ये बिंबिसार का पुत्र होता है और इसने अपने पिता की हत्या करके इसको गद्दी प्राप्त होती है। दोस्तों अजातशत्रु ने किसकी हत्या किया था? तो अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या किया था और तभी इसको गद्दी प्राप्त होती है। दोस्तों यह 493 बीसी में दोस्तों ये राजा बनता है। इसका दोस्तों तो जो उपनाम होता है इसका उपनाम कुणिक होता है, मतलब इसको कुणिक नाम से भी बुलाया जाता है। और यह दोस्तों और पहले जैन धर्म का और अनुयायी होता है और बाद में यह बौद्ध लेता है। तो अजातशत्रु पहले जैन धर्म का अनुयायी होता है और बाद में यह दोस्तों बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेता है। इसके बारे में अगर हम दोस्तों महत्वपूर्ण बातों की बात करें कि इसके टाइम पर दोस्तों कौन-कौन सी घटनाएँ होती हैं, इसके बारे में दोस्तों बात करते हैं। और इसने दोस्तों अपने टाइम पर दोस्तों 2 सैनिक अभियान किए थे। इसका जो दोस्तों सैनिक अभियान हुआ था वो कौशल और वैशाली के साथ हुआ था। दोस्तों इसने जब ये राजा होता है हर्यक वंश का, तो इसने कौशल और वैशाली के साथ इसका संघर्ष होता है और अंततः दोस्तों और अजातशत्रु की विजय होती है। और यहाँ पर दोस्तों यह 2 प्रकार के सैनिक अभियानों को करता है और यह टोटल 32 वर्षों तक इसने राज किया था। तो अजातशत्रु ने कितने वर्षों तक शासन करता है? तो अजातशत्रु 32 वर्षों तक शासन करता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं उदयन के बारे में। अब ये दोस्तों उदयन कौन है? यह दोस्तों अजातशत्रु का पुत्र है। तो अजातशत्रु के पुत्र का नाम क्या है? उसका नाम है उदयन। दोस्तों ये अजातशत्रु का पुत्र होता है, यह भी अपने पिता की हत्या करके और गद्दी को प्राप्त करता है। तो उदयन ने किसको मारा था? उदयन ने अजातशत्रु को मारा था। इसको भी दोस्तों अपने पिता की हत्या करके इसको और गद्दी प्राप्त होती है। इसके टाइम पर दोस्तों जो महत्वपूर्ण घटना होती है वो होती है इसने पाटलिग्राम की स्थापना किया था। जो दोस्तों वर्तमान में पटना है इसको पहले पाटलिपुत्र या पाटलिग्राम कहते थे। तो पाटलिपुत्र या पाटलिग्राम को बसाने का श्रेय किसको जाता है? वो उदयन को जाता है और इसने बाद में जैन धर्म को अपना लिया था। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं नग दशक की। तो इसके बारे में दोस्तों कुछ विशेष खास बातें आपको याद नहीं रखनी हैं। इसके बारे में दोस्तों केवल इतना याद रखना है कि यह दोस्तों हर्यक वंश का अंतिम राजा होता है और इसकी हत्या और शिशुनाग कर देता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हर्यक वंश का अंत हो जाता है और हर्यक वंश के बाद अब दोस्तों जो पढ़ना है उसका नाम है शिशुनाग वंश। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं शिशुनाग वंश के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं कि जैसे ही हर्यक वंश का अंत होता है उसके बाद दोस्तों शिशुनाग वंश का आगमन होता है और दोस्तों ये हर्यक वंश के और अंतिम शासक नगदशक की हत्या करके इसका आगमन होता है। इसके दोस्तों अगर हम शासकों की बात करें कि इसके कौन-कौन से शासक होते हैं तो दोस्तों इसका जो शासक था उसका नाम था शिशुनाग। दोस्तों शिशुनाग ने हर्यक वंश की स्थापना किया था और अगर हम दोस्तों इसकी बात करें तो ये दोस्तों एक प्रकार से संस्थापक होता क्या होता है? दोस्तों ये एक प्रकार से संस्थापक होता है। इसी ने शिशुनाग वंश की स्थापना किया था और यह दोस्तों राजा बनने के पूर्व यह दोस्तों हर्यक वंश के शासकों के यहाँ अमात्य था। मतलब कि जो शिशुनाग होता है दोस्तों ये राजा बनने के पूर्व जो भी हर्यक वंश के शासक होते हैं उनके यहाँ अमात्य होता है। दोस्तों इसीलिए यह वहाँ के अंतिम शासक को मार करके और गद्दी को प्राप्त कर लेता है। इसके बारे में दोस्तों तो अगर हम बात करें इसने अपनी राजधानी को वैशाली बनाया था। अभी तक दोस्तों पाटलिग्राम ये राजगृह थी। दोस्तों वह हर्यक वंश के शासकों के टाइम पर जो भी मगध की कैपिटल थी दोस्तों राजगृह या राजगीर थी, लेकिन जब ये राजा बनता है दोस्तों तो ये वैशाली को अपनी कैपिटल बनाता है। इसके बारे में दोस्तों बात करें कि इसके टाइम पर कौन-कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएँ हुई थी, तो इसके टाइम पर जो दोस्तों महत्वपूर्ण घटनाएँ होती उसके बारे में हम दोस्तों बात करते हैं। तो इसने दोस्तों अवंती महाजनपद को जीत करके दोस्तों इसने मगध में लेता है और उस टाइम पर जो दोस्तों अवंती महाजनपद का जो राजा होता है उसका नाम होता है अवंतीवर्धन और इसको हरा देता है और यहाँ पर दोस्तों और अवंती को कंप्लीट मगध में शामिल कर लेता है। तो इसके टाइम पर दोस्तों तो कुछ इसी प्रकार की विशेष घटनाएँ होती हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कालाशोक के बारे में। दोस्तों कालाशोक भी इस वंश का एक प्रतापी शासक होता है। यह दोस्तों उत्तराधिकारी क्या होता है? तो यह उत्तराधिकारी होता है शिशुनाग का और इसके टाइम पर जो महत्वपूर्ण घटनाएँ होती हैं वो दोस्तों इसके टाइम पर कौन-कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएँ होती हैं इसके बारे में दोस्तों हम देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसने राजधानी का परिवर्तन करता है। यह दोस्तों राजा बनने के बाद इसने सबसे पहले अपनी राजधानी को चेंज करता है। जो दोस्तों पहले यहाँ पर शिशुनाग के टाइम पर जो यहाँ की कैपिटल वैशाली थी तो यह दोस्तों वैशाली को चेंज करके पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाता है। तो कालाशोक ने दोस्तों राजधानी का परिवर्तन किया था। जो दोस्तों इसके पूर्व के शासकों ने जो यहाँ पर मगध की कैपिटल
वैशाली को बनाया था, तो इसने दोस्तों वैशाली को चेंज करके पाटलिपुत्र को वहाँ की कैपिटल बना देता है। और इसके टाइम पर जो दोस्तों महत्वपूर्ण घटना होती है वो क्या होती है, दोस्तों इसी के टाइम पर दूसरी बौद्ध सभा होती है। बहुत ही दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 383 बीसी में और वैशाली में दूसरी बौद्ध सभा होती है, किसके टाइम पर होती है, तो काला अशोक के टाइम पर 383 बीसी में दूसरी बौद्ध सभा होती है। और दोस्तों इसने टोटल 26 वर्षों तक राज किया था। इसके बाद दोस्तों इस वंश का जो अंतिम राजा होता है उसका नाम दोस्तों क्या होता है, तो इस वंश के अंतिम शासक का नाम होता है नंदीवर्धन। और नंदीवर्धन दोस्तों अंतिम और शासक होता है। इसके बाद दोस्तों और मगध पर नंद वंश का आगमन होता है। तो दोस्तों हम इसके बाद पढ़ते हैं अब नंद वंश के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों हम बात करते हैं कि जैसे ही मगध पर दोस्तों यहाँ पर शिशुनाग वंश और ख़त्म होता है, अंत होता है, उसके बाद यहाँ पर नंद वंश का आगमन होता है। तो शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश का आगमन होता है। इसके अगर हम दोस्तों शासकों की बात करें कि यहाँ पर कौन कौन से शासक होते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों दो ही बहुत प्रतापी यहाँ पर दोस्तों दो ही शासक हुए हैं। दोस्तों पहले का नाम है महापरनंद, दोस्तों बहुत ही योग्य और प्रतापी शासक था। नो डाउट दोस्तों मतलब कि जो महाप्रनंद था उसके पास दोस्तों बहुत ही योग्य और बहादुर शासक था। इसके दोस्तों टाइम पर जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं उसके बारे में हम दोस्तों बात करते हैं कि इसके इसके टाइम पर दोस्तों कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। तो इसने स्थापना किया था एक प्रकार से नंद वंश की, और यह दोस्तों शूद्र जाति का होता है। क्या होता है, तो यह दोस्तों शूद्र जाति का होता है और इसको पुराणों में सर्व छत्रांतक कहा गया है। इसको दोस्तों पुराणों में सर्व छत्रांतक कहा गया है और इसको दोस्तों दूसरा परशुराम भी कहा जाता है। अब दोस्तों इसको सर्व छत्रांतक क्यों कहा जाता है, इसका दोस्तों मतलब होता है क्षत्रियों का नाश करने वाला। इसको दोस्तों क्षत्रियों का नाश करने वाला बोला जाता है। और अगर हम दोस्तों इसके साम्राज्य विस्तार की बात करें कि इसने अपना साम्राज्य किस प्रकार से विस्तार किया उसके बारे में हम दोस्तों बात करते हैं कि जो भी दोस्तों उस टाइम पर क्षत्रिय कुल थे, चाहे वो दोस्तों इक्ष्वाकु वंश हो, चाहे दोस्तों पांचाल हो, काशी हो और असमक हो, कुरु हो और सूरसेन हो, यहाँ पर जितने भी दोस्तों क्षत्रिय कुल होते हैं तो उनको यह जीत कर मगध में मिला लेता है, उनको यह जीत करके मगध में मिला लेता है। इसीलिए दोस्तों इसको सर्व छत्रांतक कहा जाता है, इसको क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा जाता है और इसको दूसरा परशुराम भी कहा जाता है। और यह दोस्तों योग्य और बहादुर शासक होता है। यह दोस्तों क्या होता है, योग्य और बहादुर शासक होता है। और इसी के टाइम पर दोस्तों एक चेदी महाजनपद होता है जो कि मध्य प्रदेश में होता है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के चेदी महाजनपद को दोस्तों जीत करके ये कंप्लीट रूप से मगध में शामिल कर लेता है। इसकी दोस्तों हम अगर सेना की बात करें कि मतलब इसके पास और दोस्तों कैसी सेना थी, कितनी विशाल सेना थी, इसके बारे में हम दोस्तों बात करते हैं। इसकी अगर हम दोस्तों सेना की बात करें, इसकी अगर हम दोस्तों सेना की बात करें तो इसके पास दोस्तों 2 लाख पैदल सैनिक थे और 2000 रथ थे, 3000 हाथी थे और 20,000 घोड़े थे। दोस्तों इसकी सेना तो इसकी दोस्तों सेना थी, दोस्तों इसकी बहुत विशाल सेना थी। इसके पास दोस्तों 2 लाख पैदल सैनिक थे, 2000 रथ थे, 3000 हाथी थे और 20 घोड़े। दोस्तों एक प्रकार से बोल सकते हैं कि मगध की जो सेना थी ना सबसे विशाल और बड़ी दोस्तों सेना थी। इसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर बनते हैं राजा, उनका नाम होता है धनानंद। दोस्तों बहुत ही अत्याचारी और क्रूर शासक था। इसके बारे में दोस्तों कहा जाता है कि ये बहुत ही अत्याचारी था। इसने दोस्तों जनता पर बहुत अधिक टैक्स को बांध दिया था और इसी के टाइम पर दोस्तों सिकंदर का आक्रमण होता है। और इसका अंत कैसा होता है दोस्तों, इसका जो अंत होता है वो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी हत्या कर देता है और यहाँ पर मौर्य वंश का आगमन होता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने यहाँ पर कंप्लीट समझा कि किस प्रकार से दोस्तों तो नंद वंश के शासकों ने यहाँ पर दोस्तों मगध पर राज किया था। तो यहाँ पर दोस्तों जो नंद वंश के शासकों में जो महाप्रनंद होता है दोस्तों बहुत योग्य और बहादुर होता है। लेकिन उसके बाद जब इसका उत्तराधिकारी दोस्तों आते हैं तो एक टाइम पर दोस्तों नंद वंश के पास बहुत विशाल और बड़ी सेना होती है। लेकिन क्या होता है दोस्तों बाद में कि बाद में जैसे जैसे दोस्तों शासकों का यहाँ पर आगमन होता है, धीरे धीरे दोस्तों नंद वंश गर्त में पहुंच जाता है और इसका लास्ट में अंत हो जाता है और यहाँ पर दोस्तों मौर्य वंश का आगमन होता है। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं, तो इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं मौर्य वंश के बारे में। दोस्तों मौर्य वंश के बारे में दोस्तों बात करते हैं। मौर्य वंश जो दोस्तों अपने आप में सबसे बड़ा वंश है, 7 वंशों में सबसे बड़ा वंश है दोस्तों वो मौर्य वंश है। यहाँ पर दोस्तों हम मौर्य वंश की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर नंद वंश के बाद मौर्य वंश का दोस्तों आगमन होता है। क्या होता है, नंद वंश के बाद मौर्य वंश का आगमन होता है। और यहाँ पर दोस्तों जो मौर्य वंश के शासक होते हैं वो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं, बिंदुसार होते हैं और अशोक होते हैं। इसके भी बाद दोस्तों बहुत सारे
यहाँ पर राजा होते हैं, लेकिन दोस्तों उन राजा का कोई महत्व नहीं है। जो भी दोस्तों महत्वपूर्ण घटनाएँ होती हैं, वो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर होती हैं, बिंदुसार के टाइम पर होती हैं, अशोक के टाइम पर होती हैं। दोस्तों यहाँ पर जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएँ होती हैं, वो दोस्तों इन्हीं 3 के टाइम पर होती हैं। लेकिन इसके बाद के जितने भी राजा आते हैं दोस्तों, उनके टाइम पर कोई ऐसी महत्वपूर्ण घटना नहीं होती है कि जिसके बारे में बात किया जा सके। यहाँ पर दोस्तों हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की। इसने दोस्तों मौर्य वंश की स्थापना किया था। इसका जो दोस्तों जन्म होता है वो 345 ईस्वी में होता है ना? और दोस्तों जस्टिन ने क्या करता है दोस्तों, जो वहाँ पे इतिहास का जस्टिन होते हैं, तो जस्टिन ने दोस्तों इसको सेंड्रो कोर्स कहा है। और दोस्तों विशाख दत्त की किताब मुद्रा राक्षस है, उसमें दोस्तों इसको वृषल कहा गया है। और वृषल का मतलब होता है दोस्तों निम्न कुल में। तो यहाँ पर दोस्तों जो विशाख दत्त है ना, तो विशाख दत्त की दोस्तों जो किताब है, तो विशाख दत्त की किताब मुद्रा राक्षस में इसको वृषल कहा गया है। और यहाँ पर दोस्तों वृषल का जो मतलब है वो दोस्तों क्या है, निम्न कुल में उत्पन्न बताया गया है। और यह दोस्तों जैन धर्म का अनुयायी होता है। इसने दोस्तों अंत में जैन धर्म को अपना लिया था। और यह दोस्तों मगध में 322 बीसी में दोस्तों ये मगध में कब बनता है, तो दोस्तों ये मगध में 322 बीसी में दोस्तों ये मगध में राजा बनता है। और दोस्तों ये चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों राजा बनते हैं। तो चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पर राजा बनते हैं। और दोस्तों जोधानंद होता है उसकी हत्या करके ये मगध की गद्दी को हासिल करते हैं। और इन्होंने दोस्तों क्या किया था, तो इन्होंने दोस्तों अपना जो अंतिम समय होता है वो दोस्तों कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में इनका अंतिम समय बीतता है। यहाँ पर दोस्तों एग्जाम में अक्सर आता है कि जो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों जैन धर्म को अपना लिया था। और जो दोस्तों ये अपने प्राणों का त्याग करते हैं ना, वो दोस्तों श्रवणबेलगोला विधि के माध्यम से करते। कर्नाटक में दोस्तों एक स्थान है, उसका नाम है श्रवणबेलगोला। तो दोस्तों श्रवणबेलगोला में दोस्तों ये संलेखना विधि के माध्यम से श्रवणबेलगोला में, जो कर्नाटक में एक स्थान है, वहाँ पर दोस्तों संलेखना विधि के माध्यम से अपने दोस्तों प्राणों का त्याग कर देते हैं। और 305 में दोस्तों सेल्यूकस निकेटर और भारत पे आता है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों 305 में सेल्यूकस निकेटर दोस्तों भारत पर हमला करता है और ये चंद्रगुप्त मौर्य से हार जाता है। और दोस्तों इसी का जो राजदूत होता है उसका नाम दोस्तों मेगास्थनीज होता है। और मेगास्थनीज ने यहाँ पर दोस्तों इंडिका नामक किताब की यहाँ पर दोस्तों एक प्रकार रचना करता है। और इंडिका नामक किताब में दोस्तों मौर्य वंश के बारे में बताया गया है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं बिंदुसार की। बिंदुसार की दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं बिंदुसार के बारे में दोस्तों कौन कौन से फैक्ट हैं इसके बारे में हम दोस्तों बात करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बात करें बिंदुसार की, तो यह दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र होता है। 298 बीसी में दोस्तों यह राजा बनता है। और इसके दोस्तों उपनाम की बात करें कि इसके कौन कौन से उपनाम होते हैं, इसके दोस्तों जो उपनाम होते हैं, इसको अमित्रघात भी कहा जाता है, इसको दोस्तों भद्रसार भी कहा जाता है, इसको दोस्तों शत्रु और विनाशक भी कहा जाता है। और यहाँ पर दोस्तों बात करें तो जो भद्रसार कहा गया है ना, तो वायु पुराण में दोस्तों किसमें, वायु पुराण में इसको भद्रसार कहा गया है। और जैन ग्रंथों में इसको सिंहसेन कहा गया है। और यह दोस्तों अजीबक संप्रदाय का, ये दोस्तों एक प्रकार से इसने दोस्तों अजीबक संप्रदाय को अपना लेता है। यहाँ पर दोस्तों बात करें तो अजीबक संप्रदाय की स्थापना ने किया था, तो दोस्तों अजीबक संप्रदाय की स्थापना मक्खीलाल गोसाल ने किया था। और यहाँ पर दोस्तों बात करें अगर कि जब दोस्तों इसके टाइम पर तक्षशिला विद्रोह होता है, तो यह दोस्तों अपने पुत्र अशोक को वहाँ पर भेजता है और सीम को भेजता है। और इसी के टाइम पर दोस्तों क्या होता है, इसी के टाइम पर दोस्तों बौद्ध विद्वान तारानाथ जो होता है ना, बौद्ध विद्वान तारानाथ जो होता है, इसी के टाइम पर दोस्तों बौद्ध विद्वान तारानाथ इसके दोस्तों टाइम पर और यहाँ पर रहते हैं। और यहाँ पर दोस्तों बात करें कि सभा प्रधान जो दोस्तों यहाँ का होता है वो खल्लाटक होता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने जो भी बेसिक जानकारी है बिंदुसार के बारे में वो दोस्तों हमने यहाँ पर देखा है। इसके बाद हम दोस्तों अशोक के बारे में यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं। अब तो यहाँ पर दोस्तों हम बात करते हैं दोस्तों मौर्य वंश में अशोक के बारे में। वहाँ पर दोस्तों अभी हमने बिंदुसार के बारे में दोस्तों देखा है। अब हम दोस्तों यहाँ पर देखते हैं अशोक के बारे में कि अशोक के टाइम पर कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। दोस्तों अशोक का दोस्तों बहुत ही महान जीवन होता है। और एक प्रकार से दोस्तों अशोक जो है दोस्तों पूरे इतिहास में महान कहे जाते हैं। और यहाँ पर दोस्तों हम अगर बात करें अशोक की, अशोक दोस्तों बिंदुसार के पुत्र होते हैं। और यहाँ पर दोस्तों अशोक के जो पिता होते हैं उनका नाम दोस्तों बिंदुसार होता है। और इनकी जो माता का नाम होता है वो दोस्तों शुभद्रांगिनी देवी होता है। ऐसा दोस्तों दिव्या बदान में बताया गया है। और यहाँ पर दोस्तों बात करें तो मास्की, गुर्जरा, नेतुत्तर और उदयगोलम, यहाँ पर जो इसके अभिलेख होते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक का नाम अशोक दोस्तों कहाँ मिलता है, मास्की अभिलेख में मिलता है, गुर्जरा में, नेतुत्तर में और उदयगोलम में। और यहाँ पर दोस्तों बात करें अगर तो
69 बीसी में दोस्तों ये राजा बनते हैं और उसके पहले ये अवंती के राज्यपाल रहते हैं। दोस्तों अशोक जो होते हैं ना, अशोक दोस्तों राजा बनने के पहले और अवंती के राज्यपाल होते हैं। क्या होते हैं? ये राजा बनने के पहले अवंती के राज्यपाल होते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो भाब्रू अभिलेख होता है, भाब्रू अभिलेख में दोस्तों अशोक ने स्वयं को राजा बताया है। जो भी दोस्तों भाब्रू अभिलेख होता है ना, तो दोस्तों भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को राजा बताया है। ये दोस्तों एग्जाम में बहुत बार आता है कि अशोक ने अपने आप को दोस्तों राजा कहाँ पर कहा है। तो दोस्तों अशोक ने अपने आप को जो राजा है वो भाब्रू अभिलेख में कहा है। और इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि पुराणों में, तो दोस्तों पुराणों में इसको अशोक वर्धन कहा गया है। और यहाँ पर अगर हम दोस्तों बात करें अशोक की, तो अशोक ने दोस्तों यहाँ पर 14 शिलालेखों का निर्माण करवाया था, 7 स्तंभ लेखों का निर्माण करवाया था और कुछ गुहा लेखों का निर्माण करवाया था। और यहाँ पर दोस्तों अगर हम धर्म की बात करते हैं कि अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था, तो दोस्तों अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। जो दोस्तों बौद्ध भिक्षु होता उपगुप्त, दोस्तों बौद्ध भिक्षु उपगुप्त के माध्यम से अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। यह दोस्तों राज्य अभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा करता है, 12वें वर्ष में निगाली सागर की यात्रा करता है और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा करता है। और दोस्तों राजा बनने के दोस्तों यहाँ पर राजा बनने के 8 वर्ष बाद यह दोस्तों कलिंग पर आक्रमण करता है और वहाँ की विजय भी करता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, इसने अपने दोस्तों यहाँ पर कार्यकाल में कुछ यहाँ पर गुफाओं का निर्माण करता है। उसमें दोस्तों एक होती कर्ज की गुफा, चौपार की गुफा, सुदामा की गुफा और विष झोपड़ी की गुफा। जो भी दोस्तों ये गुफाएं होती हैं, तो अशोक दोस्तों इन गुफाओं को अजीबक संप्रदाय के जो दोस्तों साधु होते हैं उनको दान में दे देता है। तो अशोक ने दोस्तों 4 प्रकार की गुफाओं का निर्माण किया था, कर्ज की गुफा, चौपार की गुफा, सुदामा की गुफा और विष झोपड़ी की गुफा। और जो भी दोस्तों ये गुफाएं होती हैं, तो अशोक दोस्तों इन गुफाओं को अजीबक संप्रदाय के साधुओं को दान में दे देता है। इसके बाद इसने दोस्तों यहाँ पर 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। और यहाँ पर दोस्तों ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक जो लिपियाँ होती हैं उनका यहाँ पर दोस्तों विकास हुआ था। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि जो मौर्य वंश का जो अंतिम राजा होता है उसका नाम दोस्तों बृहद्रथ होता है और इसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग कर देता है। तो मौर्य वंश का दोस्तों अंतिम राजा कौन था? तो मौर्य वंश का जो अंतिम राजा था उसका नाम दोस्तों बृहद्रथ होता है और इसकी हत्या कौन कर देता है? इसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग कर देता है। और दोस्तों यहाँ पर मौर्य वंश के बाद यहाँ पर शुंग वंश का आगमन होता है। तो दोस्तों अब हम पढ़ते शुंग वंश के बारे में। हाँ, तो यहाँ पर दोस्तों अब बात करते हैं शुंग वंश के बारे में। दोस्तों शुंग वंश के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ के दोस्तों जो शासक होते हैं उनके नाम होते हैं पुष्यमित्र शुंग और अग्निमित्र, वसुमित्र, भागभद्र और देवभूति। दोस्तों ये शुंग वंश के राजा होते हैं। और इसमें से अगर हम दोस्तों बात करें कि पुष्यमित्र ने दोस्तों शुंग वंश की स्थापना किया था और यह दोस्तों ब्राह्मण जाति का होता है, एक प्रकार से यह ब्राह्मण वंश का होता है। इसकी जो दोस्तों और राजधानी होती है वो विदिशा होती है। तो पुष्यमित्र ने अपनी जो दोस्तों कैपिटल किसको बनाया था? अपनी कैपिटल दोस्तों विदिशा को बनाया था। और इसी के टाइम पर दोस्तों एक शासक होता है, यूनानी शासक होता है मिनांडर, उसने आक्रमण किया था और आक्रमण करने के बाद दोस्तों ये पुष्यमित्र शुंग से हार जाता है। और इसी के टाइम पर दोस्तों 2 अश्वमेध यज्ञ होते हैं और उनको कराने के जो पुरोहित होते हैं उनका नाम दोस्तों पतंजलि होता है। तो ये दोस्तों पुष्यमित्र के शुंग के टाइम पर महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं। इसके टाइम पर दोस्तों 2 अश्वमेध यज्ञ भी होते हैं जिनको पतंजलि ने करवाया था। और इसके टाइम पर दोस्तों मिनांडर का आक्रमण होता है जो दोस्तों इससे हार जाता है और मिनांडर भी दोस्तों बाद में बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेता है। और इसके बाद दोस्तों बात करते हैं, इसने भारत स्तूप का निर्माण करवाया था। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं अग्निमित्र की। दोस्तों अग्निमित्र के बारे में दोस्तों एक किताब है मालविका अग्निमित्रम, जिसने इसकी जो रचना है वो कालिदास ने किया है। इसमें दोस्तों मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ का जो राजा भागभद्र होता है और भागभद्र के दरबार में दोस्तों हेलियोडोरस का आगमन होता है और हेलियोडोरस ने दोस्तों विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना करता है और एक प्रकार से दोस्तों यहाँ पर वह भागभद्र धर्म को अपना लेता है। तो भागभद्र के टाइम पर कौन आता है? तो भागभद्र के टाइम पर हेलियोडोरस आता है और हेलियोडोरस ने दोस्तों गरुड़ स्तंभ की स्थापना कहाँ पर करता है? तो हेलियोडोरस गरुड़ स्तंभ की स्थापना विदिशा में करता है और ये दोस्तों भागभद्र धर्म को अपना लेता है। और जो यहाँ का जो दोस्तों देवभूति होता है, तो देवभूति दोस्तों शुंग वंश का अंतिम राजा होता है और दोस्तों इसी देवभूति की
हत्या कौन कर देता है? इसी देवभूति की हत्या दोस्तों वासुदेव कर देता है और इसके बाद दोस्तों कर्ण वंश का आगमन होता है। दोस्तों इसके बाद हम पढ़ते हैं कर्ण वंश के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों हम बात करते हैं कर्ण वंश के बारे में कि दोस्तों कर्ण वंश की जो स्थापना होती है वो वासुदेव के द्वारा होती है और यहाँ का जो दोस्तों अंतिम राजा होता है उसका नाम क्या होता है? उसका नाम दोस्तों होता है सुशर्मा और इसकी हत्या कौन कर देता है? इसकी हत्या दोस्तों सिमुक कर देता है और उसके बाद यहाँ पर सातवाहन वंश की स्थापना होती है। तो दोस्तों अब हम पढ़ते हैं सातवाहन वंश के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों अब हम बात करते हैं सातवाहन वंश के बारे में। दोस्तों जो सातवाहन वंश के जो शासक होते हैं दोस्तों कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या कर देता है सिमुक और यहाँ पर दोस्तों सातवाहन वंश की स्थापना करता है। तो दोस्तों सातवाहन वंश के कौन कौन से शासक होते हैं इसके बारे में हम दोस्तों बात करते हैं। यहाँ पर दोस्तों सिमुक होता है, सातकर्णी होता है, गौतमी पुत्र सातकर्णी होता है और वशिष्ठी पुत्र पुलमावी होता है और यज्ञऋषि सातकर्णी होता है। यहाँ पर दोस्तों जो सिमुक होता है तो सिमुक ने दोस्तों सातवाहन वंश की स्थापना करता है और इसकी जो दोस्तों राजधानी थी वो प्रतिष्ठान थी और प्रतिष्ठान दोस्तों गोदावरी नदी के किनारे इसकी जो कैपिटल होती है और इनको दोस्तों क्या कहा जाता है? इनको दोस्त दक्षिणापथेश्वर भी कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों जो सातकर्णी होता है तो सातकर्णी ने दोस्तों 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे और एक राजसूय यज्ञ को करवाया था किसने? तो 2 अश्वमेध यज्ञ और एक राजसूय यज्ञ करवाए थे सातकर्णी ने। इसके बाद दोस्तों गौतमी पुत्र सातकर्णी आते हैं। दोस्तों सातवाहन राजाओं में सबसे महान और सबसे योग्य शासक जो होते हैं उनका दोस्तों नाम होता है गौतमी पुत्र सातकर्णी। दोस्तों नो डाउट गौतमी पुत्र सातकर्णी बहुत ही महान और योग्य शासक होते हैं और दोस्तों इन्हीं के टाइम पर शक शासक नहपान का आक्रमण होता है और नहपान को दोस्तों गौतमी पुत्र सातकर्णी ने बहुत बुरी तरह से हराया था। इसके बाद दोस्तों इसके महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में दोस्तों बात करते हैं कि सातवाहनों के टाइम पर दोस्तों कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं इसके बारे में हम दोस्तों बात करते हैं। तो इनके टाइम पर दोस्तों जो प्रसिद्ध यहाँ पर साहित्यकार होते हैं उनका नाम दोस्तों होता है हाल और गुड़ाल। दोस्तों जो हाल होते हैं उसने गाथा सप्तशती की यहाँ पर रचना करते हैं और जो गुड़ाल होते हैं दोस्तों ये बृहद कथा की यहाँ पर रचना करते हैं और दोस्तों सातवाहन शासकों ने सबसे ज़्यादा शीशे के सिक्कों का निर्माण करते हैं। दोस्तों शीशे के सिक्कों का प्रचलन किसने किया था? दोस्तों शीशों के सिक्कों का प्रचलन सातवाहन शासकों ने किया। दोस्तों सातवाहन वंश में बहुत अधिक मात्रा में शीशे के सिक्कों का प्रचलन होता है और इनका जो दोस्तों समाज होता है वो कैसा होता है? मात्र सत्तात्मक समाज होता है। दोस्तों यहाँ पर पितृ सत्तात्मक ना होकर के दोस्तों यहाँ का जो समाज होता है वो एक प्रकार से मात्र सत्तात्मक समाज होता है और यहाँ पर दोस्तों कैसे? क्योंकि दोस्तों राजाओं के नाम के पहले इनकी माताओं का नाम लिया जाता था, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। तो यहाँ पर दोस्तों देखने को मिलता है कि इनका जो समाज होता है दोस्तों वो और एक प्रकार से मतलब पितृ से सत्तात्मक ना होकर के माँ सत्तात्मक होता है। और सबसे पहले दोस्तों जो भूमि को दान देता है ब्राह्मणों को वो दोस्तों सातवाहन वंश के शासकों ने दिया था। सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि दान किसने दिया था दोस्तों? तो सातवाहन वंश के शासकों ने दिया था। ऐसा दोस्तों नाना घाट अभिलेख में बताया गया है। और इनकी जो दोस्तों राजकीय भाषा थी वो क्या क्या थी? प्राकृतिक थी। इनकी राजकीय भाषा प्राकृतिक थी और इनकी जो लिपि थी वो ब्राह्मी थी और इनको दोस्तों यहाँ पर दक्षिणापथ का स्वामी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने कंप्लीट सातों वंश के बारे में दोस्तों यहाँ पर देखा है कि जो भी दोस्तों वंश थे उनके टाइम पर कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं दोस्तों हमने यहाँ पर कंप्लीट देखा है। दोस्तों हम इसके बाद आपको दोस्तों 16 महाजनपदों के बारे में दोस्तों पढ़ाएंगे और जब तक के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल स्टडी 18 को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।